नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। दिल्ली के एक अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी ईडी को बेनकाब किया। राहुल सोनिया के खिलाफ मामला का संज्ञान लेने से ही मना कर दिया। मनरेगा खत्म, अब जयराम जी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का बुर्का खींचा, विपक्ष का हंगामा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। दिल्ली के एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ 5 अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में चार्जशीट एक निजी व्यक्ति के शिकायत के आधार पर दाखिल की गई है, न कि एफआईआर किया गया है। कोर्ट ने कहा इस पर संज्ञान लेना ही संभव नहीं है। मामला खारिज होने पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी और नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए। तब भी मैंने कहा था कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी आरएसएस से क्यों डरे। आज कोर्ट ने भी मोदी सरकार और ईडी की कार्रवाइयों को अवैध ठहराकर राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची गई साजिश को भी नाकाम किया। ये वोट चोर सरकार लोकतंत्र कुचलने की जितनी भी जोर जबरदस्ती कर ले, 140 करोड़ भारतीयों के लिए और इस संविधान को बचाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ईडी राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ तो की। पिछले 7 वर्षों से मोदी सरकार ईडी के झूठे मामलों में राहुल गांधी सोनिया गांधी को अदालती और ईडी का चक्कर लगवा रहे हैं, जबकि ईडी ने एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की। मोदी सरकार की विपक्ष की प्रताड़ना के कार्यवाही का संचालक बनकर ईडी रह गई है, जबकि उसकी सजा दर आधे पॉइंट से कम है। जबकि कोई केस ईडी अपने हाथ में लेती है तो इतना तो गारंटी होना चाहिए कि कम से कम 99% मामलों में सजा हो गई। लेकिन ईडी ठीक उल्टा है। चाहे विपक्ष के नेताओं को परेशान करने और राजनीतिक रूप से दोषारोपण और बदनाम करने की ईडी एक साजिश बनकर रह गई है। हेमंत सोरेन रहे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हो, जिनके खिलाफ ईडी को कुछ भी नहीं मिला। दूसरी खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयोजित कार्यक्रम में एक आयुष महिला डॉक्टर का बुर्का खींच लिया। इस घटना को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित है तो उसे किसी महिला का बुर्का या घूंघट उठाने का हक नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कहा कि एनडीए के नेता ऐसे होते ही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, इसे बुढ़ापा कहेंगे या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने को सामान्य बताने की कोशिश करना कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने कहा, मैंने वह सीन देखे हैं, वहां जितने लोग थे वे क्षण भर के लिए असहज हो गए। उप मुख्यमंत्री ने तो मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या हो गया है नीतीश कुमार को, मानसिक स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई है। या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री पद का 10वीं बार शपथ ले चुके हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रोजगार, 50 लाख निवेश बिहार में करने का वादे पर अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार द्वारा कराए गए जाति जनगणना के बाद
दलितों पिछड़ों को दिए गए 65% आरक्षण से पर्दा कब हटाएंगे? वंचित वर्ग को बिहार में मिलने वाले 1 करोड़ नौकरियों में 65 लाख की भागीदारी मिल सके। सामाजिक न्याय पर चलने वाले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चलकर पूर्ण रूप से संघी बन चुके हैं। अब वह जाति जनगणना और आरक्षण पर बात करने से भी बचते हैं, जबकि वह चाह जाए तो केंद्र में उनकी सरकार, बिहार में उनकी सरकार दलितों पिछड़ों को आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर भागीदारी देने की प्रतिबद्धता अपनी दिखा सकते हैं। लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करने के लिए नया बिल ला चुकी है, पेश किया। इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा, हम इस बिल के विरोध करते हैं। हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। बिना चर्चा, बिना सलाह के विधेयक पास न करे। सरकार 3 कृषि काले कानून भी बिना चर्चा, बिना सलाह के पेश किए थे। 700 किसानों के मौत के बाद तो उस बिल को वापस लिया गया। मनरेगा रोजगार गारंटी को वापस लेने से दलितों पिछड़ों पर एक और भारतीय जनता पार्टी का वार होने वाला है। अभी तो जय श्री राम के नाम पर देश के संस्थानों को बेचा गया, अब जय राम जी के नाम दलितों पिछड़ों के रोजगार गारंटी को भी जय राम जी किया जाना शेष रह गया है। नए कानून में केंद्र सरकार की आर्थिक भागीदारी 60% होगी, जबकि राज्यों की भागीदारी 40% होगी, जबकि पिछले कानून में राज्य की भागीदारी 10% थी। ऐसे में राज्य योजना चलाने में असक्षम साबित हो रहे थे, तो यह योजना 40% भागीदारी के साथ कैसे चलेगी? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है और मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम अस्थायी समिति के पास इस विधेयक को भेजा जाए। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रह के आधार पर पेश नहीं होने चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि देखने में ऐसा लगता है सिर्फ नाम बदला जा रहा है, लेकिन आशंका है कहीं इस योजना को पूरी तरह खत्म न कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मिशन है कि देश के दलितों पिछड़ों को गरीब वंचित रखा जाए और उन्हें नौकरियों से वंचित रखा जाए। नौकरियों से वंचित रखने के लिए देश के संस्थानों को पहले ही खत्म किया गया। अब मनरेगा जैसे कार्यक्रम को खत्म कर उनका रोजगार का आधार ही काट दिया जा रहा है। शिक्षा रोजगार यहाँ खत्म हो गया, वहाँ अब झंडा डंडा ढोने के लिए भी केवल दलित पिछड़े बचेंगे। SIR करके वोट से भी वंचित किया जा रहा है। नए रोजगार में 125 दिन का कार्य दिवस कर दिया गया है। वहीं कर्ज में डूबे राज्य कितना सहयोग देंगे? देश के सार्वजनिक संस्थान पहले ही बेचकर खत्म किए जा रहे हैं। अब राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर गरीब दलित पिछड़ों को रोजगार से भी जयराम जी की व्यवस्था की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने बिल के विरोध किया है और कहा, विधेयक द्वारा प्रदेशों का वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपनी अंशदान कम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार को सहयोग दे रही तेलुगु देशम पार्टी ने कहा कि विधेयक में वित्त पोषण की हिस्सेदारी बढ़ना चिंताजनक है, इससे राज्य पर बोझ पड़ेगा। केंद्र को समर्थन दे रहे तेलुगु देशम पार्टी तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब तक केंद्र सरकार के बजट से अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। वह जब भी दिल्ली आते हैं तो हजारों करोड़ का बजट अपने लिए आवंटित तो करवा ही लेते हैं। तो इस कानून के तहत भी वो केंद्र सरकार से अपनी हिस्से की बजट तो आवंटित करा लेंगे, लेकिन जहां
विपक्ष की सरकारें हैं वह ये बोझ कैसे ढो पाएंगी, यह एक चिंता का विषय है। आज ईडी, सीबीआई, रोजगार, शिक्षा, न्यायालय, चुनाव आयोग सभी कटघरे में खड़े हैं। किसी की विश्वसनीयता ऐसी नहीं बची हुई है कि उस पर विश्वास किया जाए। जहां देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोलते हों, वहां देश के संस्थानों और जनता से सत्य बोलने की आशा कैसे की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।